गुड आफ्टरनून। ग्रेविटेशन में क्वेश्चन नंबर 21 बाकी है और एक पॉइंट डिपेंडेंसी ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑन डिस्टेंस ये आपका दो चीज़ें बाकी हैं। इनको देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि एक प्लेनेट के अराउंड एक सैटेलाइट का मोशन हो रहा है और सैटेलाइट की स्पीड v है। सैटेलाइट की स्पीड को वैसे v0 कहते हैं, ऑर्बिटल स्पीड v0 कहते हैं, लेकिन यहाँ पर v से रिप्रेजेंट किया गया है। ये है सैटेलाइट और ये है इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इस सैटेलाइट से सडनली कोई पार्टिकल एग्जिट करता है, पार्टिकल वहाँ से इजेक्ट करता है और पार्टिकल इजेक्ट करने के बाद एस्केप कर जाता है, ठीक है ना। पार्टिकल इससे इजेक्ट करता है, इसी सैटेलाइट से पार्टिकल इजेक्ट करता है और इजेक्ट करते ही ये यहाँ से एस्केप कर जाता है, यानी कि इनफाइनाइट पर चला जाता है। तो इस समय एस्केप करते वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, या इसका मोमेंटम कितना है, या इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये हमको पूछा। वैसे तो पूछा गया है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, लेकिन जब अगर हम इसकी इजेक्ट करने वाले पार्टिकल की अगर हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो अगर हम वेलोसिटी निकाल लेंगे तो हम उसका मोमेंटम और उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इजेक्ट करने के लिए, इजेक्ट करने के बाद एस्केप करने के लिए इसके वेलोसिटी होनी चाहिए, और इसके वेलोसिटी हम अगर लिख दें तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी भी लिख देंगे। तो इसके वेलोसिटी लिखने में क्या दिक्कत है? इसके वेलोसिटी लिखने में दिक्कत ये है कि हमें अभी ये नहीं मालूम है कि ये सैटेलाइट किस रेडियस में चक्कर लगा रहा था, और इसी वजह से हम इसके वेलोसिटी नहीं लिख पा रहे हैं, और इसके वेलोसिटी ना लिख पाने की वजह से हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को भी नहीं लिख पा रहे हैं। तो इस समय हमको इसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पहले मुझे इसकी रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। तो रेडियस फाइंड करने के लिए आइए रेडियस फाइंड करते हैं। इस सैटेलाइट को रिवॉल्व कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। इस सैटेलाइट का मास मान लीजिए कि m है। इस सैटेलाइट का मास मान लीजिए कि m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, यानी कि G_m/r² इज इक्वल टू mv² बाई r, ठीक है ना। तो एक r से एक r कैंसिल हो गया और ये m से m भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया G_me/r इज इक्वल टू v²। एक r से एक r की पावर को कैंसिल कर दिया, तो आ गया G_me/r इज इक्वल टू v²। तो यहाँ से हम लोगों ने ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर लिया, तो अब तो हम वहाँ पर उसकी इसके वेलोसिटी निकाल लेंगे, और अगर हम इसके वेलोसिटी निकाल पाएंगे तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को भी बहुत आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे। ये स्मॉल m मास का पार्टिकल सैटेलाइट से इजेक्ट हुआ और इजेक्ट होते ही एस्केप कर गया, तो हमें इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी बताने के लिए हमें इसके पास का रेडियस पता होना चाहिए था, और रेडियस ना पता होने की वजह से पहले हमको सैटेलाइट पर अपना इक्वेशन बनाकर पाथ का रेडियस निकाल लिया हमने, और निकालने के बाद हमने अब उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लेना है। आइए सेकंड फिगर, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है वो फिगर 1 से बनाई है, और अब आइए फिगर 2 पर। फिगर 2 पर मान लीजिए कि इस पॉइंट को हम A कह दें, तो k@a प्लस u@a इज इक्वल टू कहाँ भेजना है बताइए? इनफाइनाइट पर। तो k@∞ प्लस u@∞, ठीक है ना। तो k@a माइनस G_me/m/r, m अर्थ का मास है और m पार्टिकल का मास है, ठीक है ना। और हम ये इक्वेशन किसके लिए बना रहे हैं? फॉर पार्टिकल बॉडी।
जो पार्टिकल यहाँ से निकला है जिसका मास m है, हम उसके लिए ये इक्वेशन बना रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन की ये इक्वेशन है जिसमें कहा गया है कि k इनिशियल मतलब k एट a प्लस u एट a इज इक्वल टू k एट इनफाइनाइट प्लस u एट इनफाइनाइट। तो 0 और 0 स्केप करने का मतलब होता है कि पार्टिकल इनफाइनाइट पर चला जाए और वहाँ जाकर फाइनली वो रुक जाए, ठीक है ना। ये स्केप वेलोसिटी का मतलब यही है। अगर वो पार्टिकल इनफाइनाइट पर जाता है और इनफाइनाइट पर भी उसके पास कुछ वेलोसिटी रहती है, तब ये वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा होगी। लेकिन हमें सिर्फ स्केप कराना है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी है इसके वेलोसिटी के बराबर और इनफाइनाइट पर जाकर वेलोसिटी को हमें 0 करना होगा। तो ये भी 0 और ये भी 0। तो k एट a इज इक्वल टू आ गया g me m ओवर r, और r की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, बस हो गया। r की वैल्यू को जो वहाँ से निकाला उसको रिप्लेस कर दीजिए, तो g me और ये हो गया अपॉन v स्क्वायर, तो g me कैंसिल हो गया और ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ एग्जैक्ट पार्टिकल ka, इसका आंसर हो गया mv स्क्वायर। तो क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तो है ना। आइए एक बार इसको रिवाइज करा दें। एक सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में v वेलोसिटी से घूम रहा था और ऑर्बिट की रेडियस नहीं मालूम थी, ठीक है ना। अब सडनली इससे एक पार्टिकल इजेक्ट हुआ, पार्टिकल इजेक्ट हुआ और इजेक्ट होते ही स्केप कर गया। जो पार्टिकल इजेक्ट हुआ उसका मास m है और वो स्केप हुआ और सीधे सीधे एकदम से स्केप, हाँ इजेक्ट हुआ और तुरंत स्केप कर गया। तो हमें इस पार्टिकल की इजेक्ट होते वक्त काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो इजेक्ट होते वक्त काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो ये फाइंड करने के लिए मुझे रेडियस की आवश्यकता होती है। चाहे हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो, मेरी पॉइंट की बात सुनिए जो मेन पॉइंट है, चाहे हमें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी हो, चाहे हमें पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो, हमें अर्थ के सेंटर से उसकी दूरी का पता तो लगाना ही पड़ेगा, और वो दूरी इस सवाल में नहीं दी है और इसी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा। तो इसलिए ऑर्बिट का रेडियस यानी कि सेंटर से दूरी निकालने के लिए पहले हमने अपने सैटेलाइट की इक्वेशन बनाई और उससे हमने रेडियस को फाइंड कर लिया। ये v क्वेश्चन में गिवन था लेकिन r क्वेश्चन में गिवन नहीं था, मेन प्रॉब्लम यही है। तो इससे हमने r की वैल्यू निकाल ली है g me अपॉन v स्क्वायर, और उस r को हमने यहाँ पर रख दिया। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन पार्टिकल के लिए बनाई गई है जो सैटेलाइट से इजेक्ट हुआ है। ka प्लस यू ए इज इक्वल टू के एट इनफाइनाइट प्लस यू एट इनफाइनाइट। ka हमको फाइंड करना है, ua हमने ये लिख दिया g me m ओवर r। ये देखिए r इज इक्वल टू 0 प्लस 0, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई g me m ओवर r, और r की वैल्यू जो ये निकाली उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ गई mv स्क्वायर। m पार्टिकल का मास है और v सैटेलाइट की वेलोसिटी है। तो पार्टिकल के मास और सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी v के फॉर्म में ही हमें काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर लिया। उसका अगला आर्टिकल एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ ब्लैक होल, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बुकलेट है वो ऐप में डाल दिया गया है और ग्रेविटेशन की बुकलेट ऑलरेडी ऑफिस से सबको दे दी गई थी। आइए अब हम लोग डिपेंडेंसी ऑन आर की बात करें। वैसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा आर स्क्वायर के इन्वर्सली होता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कहा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आर क्यूब के इन्वर्सली है या ग्रेविटेशनल फोर्स आर के इन्वर्सली है। तो ऐसे में वेलोसिटी किसके वेलोसिटी आर पर कैसे डिपेंड करेगी, काइनेटिक एनर्जी आर पर कैसे डिपेंड करेगी और पोटेंशियल एनर्जी आर पर कैसे डिपेंड करेगी, एंगुलर वेलोसिटी कैसे आर पर डिपेंड करेगी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसे आर पर डिपेंड करेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि ये पार्टिकल अर्थ के आसपास घूम रहा है और इसका मास है m और इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। ये जो ग्रेविटेशन फोर्स अगर आपसे कह दिया जाए कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स आर स्क्वायर के इन्वर्सली नहीं है, मान लीजिए कि वो आर क्यूब के इन्वर्सली है, ओके, आपसे ऐसा कह दिया गया आर क्यूब के इन्वर्सली है, तो अब बताइए कि वेलोसिटी आर पर कैसे डिपेंड करेगी, काइनेटिक एनर्जी और यू आर पर कैसे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इस तरीके से हमने देखा कि v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन आर क्यूब, यानी कि v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू या प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, या आप ये भी कह सकते हैं कि v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -2। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि v प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -1। ये हमने एक बात आपसे कर ली। अब काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंसी भी देख लीजिए। मतलब आपको हम एक प्रकार का सवाल बता रहे हैं कि इस प्रकार का सवाल आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स आर क्यूब के इन्वर्सली बताया गया। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर किया, क्योंकि बॉडी को ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ही मिलता है। इसलिए हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दिया, और उसको हमने, जैसा कि सवाल में कहा गया, ये इफ लिखा हुआ है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये सवाल बनाया गया, ये एक प्रकार का क्वेश्चन है जो आपको इस समय बताया जा रहा है कि यदि ग्रेविटेशनल फोर्स आर स्क्वायर के नहीं बल्कि आर क्यूब के इन्वर्सली हो, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो ना करे, तो बताइए वेलोसिटी आर पर कैसे डिपेंड करेगी। वेलोसिटी मतलब पार्टिकल की ये वेलोसिटी आर पर कैसे डिपेंड करेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से हमको जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, तो mv स्क्वायर बाई आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन आर क्यूब। आराम से देखिए, ठीक है ना, समझते हुए जल्दी से खत्म भी करना है। 1 अपॉन आर स्क्वायर यानी कि आर की पावर -2 के डायरेक्टली, तो v प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -1। अब काइनेटिक एनर्जी किस पे कैसे डिपेंड करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर होता है, इसका मतलब है कि आर की पावर -1 का स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आर की पावर -2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है ना। वैसे आपने ध्यान दिया होगा ऑर्बिट में घूमते हुए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ जी एम ई एम ओवर आर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आर के इन्वर्सली होती है, यानी कि आर की पावर -1 के डायरेक्टली होती है। लेकिन यहाँ पर क्या आया बताइए, आर की पावर -2 आया। तो ऐसा आंसर क्यों आया? ऐसा होता है ये हमें मालूम है, लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली नहीं बल्कि आर क्यूब के इन्वर्सली है। मतलब हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इस सवाल में इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, और इसलिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ से रिलेटेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बल्कि कुछ डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स मिलेंगे। उन रिजल्ट्स को बिल्कुल याद नहीं करना है, उन रिजल्ट्स को फाइंड करने का तरीका देख लीजिए और उस तरीके से उसको फाइंड कर लिया करो, ठीक है ना। इसी प्रकार से बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी के जैसी ही डिपेंडेंसी में होती है, लेकिन माइनस साइन के साथ होती है, इसलिए आप लिखेंगे -r की पावर -2, सिर्फ माइनस लगा देंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं k का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, हाफ जी एम ई एम ओवर आर, और u का फॉर्मूला हुआ करता था -ऑफ जी एम ई एम ओवर आर, यानी कि दोनों में सिर्फ ये अंतर था कि ये r के इन्वर्सली था और ये -r के इन्वर्सली था। तो ये तब होता था जब इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा होता था, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते थे माइनस साइन के साथ। इसलिए काइनेटिक एनर्जी अगर r की पावर -2 के डायरेक्टली होगी तो पोटेंशियल एनर्जी -r की पावर -2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है ना। आइए इसी क्वेश्चन में आप कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स को देखें, जैसे एंगुलर वेलोसिटी वगैरह को भी देखें। सेम क्वेश्चन है, देखिए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो ना करे बल्कि वो मान लीजिए r³ के इन्वर्सली हो, तो आप अब एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंडेंसी देखना चाहते हैं तो आप इसको एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे पहले तुमने इसको mv स्क्वायर बाई r लिखा था, वैसे अब तुम इसको mr ओमेगा स्क्वायर लिखकर आगे बढ़ सकते हो। 1/r³, तो ये नीचे चला जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 4, यानी एंगुलर वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
आर की पावर 2, ठीक है ना। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी की डिपेंडेंसी। इसी प्रकार से अगली बात कर सकते हैं हम लोग कि फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, इसलिए ये भी 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। और अब टाइम पीरियड की बात कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड क्योंकि f के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि ये देखिए 1/r² का भी उल्टा 1/r² का भी रेसिप्रोकल, यानी कि r की पावर 2 के डायरेक्टली आएगा। तो अब आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर? तो जिन क्वेश्चंस में ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेगा, वाइस की प्रॉब्लम बता रहे हैं आप लोग। क्लियर है सर? वाइस प्रिंस? अच्छा, वाइस क्लियर है आप कह रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि जिन क्वेश्चंस में ग्रेविटेशन फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन जरा करके दिखा दीजिए जल्दी से, जिससे कि ये हो जाए कि हाँ तुम लोग कर लोगे। क्वेश्चन ये है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स r की पावर 4 के इन्वर्सली हो तो बताइए वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का r पर क्या डिपेंडेंसी होगी। हाउ वी के एंड यू विल डिपेंड ऑन r, ये हमको फाइंड करना है अगर ग्रेविटेशनल फोर्स r की पावर 4 के इन्वर्सली हो। प्लैनेट और सैटेलाइट, ये देखिए प्लैनेट का मास और ये उसके आसपास घूमती हुई सैटेलाइट का मास, और ये उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये उसके घूमने का ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है ना। ये यहाँ पर हो गया। तो इसकी वेलोसिटी, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी r पर कैसे डिपेंड करेगी, ये हमको जल्दी से फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको तरीका बताया था कि तुम लोग किस तरीके से जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे, ध्यान से देखिए इसका सलूशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा कि कहा गया कि r की पावर 4 के इन्वर्सली है, तो इसको हमने लिख दिया mv² r, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से ही हमको घूमने के लिए जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। तो इस प्रकार से v² प्रोपोर्शनल टू r/r की पावर 4, इसका मतलब है v² प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ये आपका सही आंसर होगा। और रूट ले लेंगे तो r की पावर 3/2 हो जाएगा, जिसको चाहेंगे तो r की पावर -3/2 लिख सकते हैं, या ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्योंकि v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी कि प्रोपोर्शनल टू 1/r³। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन माइनस साइन के साथ। मेरी बात को समझिए, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन माइनस साइन के साथ होता है, यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी घट रही होती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है। तो यही आंसर आप माइनस साइन के साथ दे देंगे, यानी कि -1/r³ के इन्वर्सली। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को बहुत इजी गोइंग तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आइए इस क्वेश्चन में अब ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी, है ना, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की बात भी यहाँ पर कर लें। तो जब हमको ऐसा करना होगा तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, जो कि r की पावर 4 के इन्वर्सली बताया जा रहा है,
तो इसको हम लिखने जा रहे हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4, इसलिए ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर की पावर 5। ये देखिए 1 अपॉन आर की पावर 5 यानी ओमेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5/2। ये देखिए आर की पावर 5/2 इस तरीके से हमने निकाला। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होने की वजह से ये भी सेम आंसर होगा, इसका भी आंसर सेम होगा। और उसके बाद देखिए थर्ड बात की टाइम पीरियड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है तो ये लिखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन और फिर 1 अपॉन आर की पावर 5/2, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5/2 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे बहुत आराम से। जब कहा जाए कि ग्रेविटेशन फोर्स आर की पावर ऐसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो ग्रेविटेशन फोर्स को mv²/r अगर लिखेंगे तो वेलोसिटी आर पर कैसे निर्भर करती है, काइनेटिक एनर्जी आर पर कैसे निर्भर करती है और पोटेंशियल एनर्जी आर पर कैसे निर्भर करती है, ये सब बातें पता चल जाएंगी। और अगर तुमने दिए गए ग्रेविटेशन फोर्स को mr ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया तो एंगुलर वेलोसिटी की आर पर डिपेंडेंसी, फ्रीक्वेंसी की आर पर डिपेंडेंसी और टाइम पीरियड की आर पर डिपेंडेंसी को आप तेजी से कैलकुलेट करते और फाइंड करते चले जाएंगे। क्वेश्चन कठिन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया। ये नोट कर लिया भाई। प्रोपोर्शनलिटी लिख रहे हैं ना, तो कांस्टेंट चीज़ों को हटा देते हैं। प्रोपोर्शनलिटी लिख लेते हैं, जब लिखते हैं तो कांस्टेंट चीज़ों को हटा देते हैं। यहाँ पर सिर्फ आर वेरिएबल है, यहाँ पर सिर्फ ये एक वेरिएबल है और आर दूसरा वेरिएबल है। मास कहाँ चला गया, मास हटा देते हैं। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये देखिए मास सैटेलाइट का मास है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास कहीं चला नहीं गया। प्रोपोर्शनलिटी जब लिखते हैं तो कांस्टेंट चीज़ों को हटा देते हैं। हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स आर की पावर 4 के इन्वर्सली हो तो सैटेलाइट की वेलोसिटी यानी कि ऑर्बिटिंग मोशन करती हुई अराउंड घूमती हुई बॉडी की वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और यू की आर पर क्या डिपेंडेंसी होगी। ठीक है ना, मास कहीं गया नहीं है। ठीक है, चलिए तो नोट कर लिया जैसा कि आप लोगों ने लिखा है, यहाँ पे आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा लॉ, हबल लॉ, जो और अच्छा बीच में स्टार का जो लाइफ साइकिल होता है और स्टार की जो डेथ होती है उसके बारे में थ्योरी लिखी गई है। इस चार्ट को आप लोग एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है ना, कि एक स्टार कैसे बनता है और वो कैसे ब्लैक होल में और न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होता है। तो ये एक बिल्कुल थ्योरी की बात है। और हम लोग अब आखिरी बात करेंगे हबल लॉ की। हबल एक साइंटिस्ट जो कि गैलेक्सीज के बारे में जिन्होंने बहुत स्टडी किया और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा लिया कि गैलेक्सीज के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ रही है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने उनका रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट किया, यानी कि इसकी वेलोसिटी v1 और इस गैलेक्सी की वेलोसिटी v2 और इनके बीच की डिस्टेंस r, और उन्होंने ये पाया कि उनका जो वेलोसिटी ऑफ रिसीजन है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिसीजन, वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने इस छोटे से नियम को बनाया और वो नियम हबल लॉ के नाम से जाना जाता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर जो हम कांस्टेंट लगाते हैं दैट इज कॉल्ड हबल कांस्टेंट। तो इससे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है क्योंकि इस रूल में कुछ करने को ज़्यादा है ही नहीं है। दो गैलेक्सीज हैं, उनका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन उनके बीच की दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इन्होंने कहा। ठीक है ना, तो अगर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जाए यहाँ पर कि ये दो गैलेक्सीज हैं, ये दो गैलेक्सीज हैं और इनके बीच की दूरी इस समय r है ना, और इनका जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो इस समय मान लीजिए कि VR1 है, और उसके बाद जब इन गैलेक्सीज के बीच की दूरी बढ़कर 4R हो गई, जब इन गैलेक्सीज के बीच की दूरी बढ़कर 4R हो गई, पहले R थी और अब कितनी हो गई 4R हो गई, तब इनका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, तब इनका वेलोसिटी ऑफ रिसीजन क्या होगा। तो हबल लॉ से आप इस बड़े आसान क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब लॉ कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कठिनाई के बाद ये लॉ बनाया गया था, लेकिन ये लॉ कठिन नहीं हो पाया। ये देखिए VR1 अपॉन VR2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी कि R/4R, तो R से R कैंसिल करा देंगे और 1/4 रिजल्ट आएगा। तो ये कंक्लूड हो गया है चैप्टर। एक सवाल आप अलग से नोट करिए, इसको भी नोट कर लीजिए। पहले बीच की डिस्टेंस R है और अब उनके बीच की डिस्टेंस 4R है, गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस। तो अब अगर पहले वेलोसिटी ऑफ रिसीजन, पहले वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन VR1 है, तो अब इस डायग्राम को देखकर बताना है कि अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अब क्या होगा, यानी कि VR2 क्वेश्चन मार्क, यानी कि फाइंड करो। ये उन्हीं दो गैलेक्सीज का पहले का डायग्राम है और ये उन्हीं दोनों गैलेक्सीज के बाद का डायग्राम है। तो VR1 अपॉन VR2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 कर लिया आपने। तो देखिए VR2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स VR1। इजी क्वेश्चन बनता है, हबल लॉ से कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं बनता। ये हबल कांस्टेंट है, हबल कांस्टेंट की यूनिट के बारे में बात करिए, वेलोसिटी ऑफ रिसीजन इज इक्वल टू HR, तो H इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिसीजन अपॉन R, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट मीटर, तो मीटर कैंसिल हो गया और इसकी यूनिट आ गई है पर सेकेंड, यानी कि 1/सेकेंड, या सेकेंड की पावर -1 भी कह सकते हैं, या इसको कभी कभी पर सेकेंड भी कहा जाता है। अच्छा, डायमेंशन ऑफ हबल कांस्टेंट, क्योंकि इसकी यूनिट 1/सेकेंड है, तो इसकी डायमेंशन 1/t, 1/t का मतलब है t की पावर -1 होना चाहिए। तो हबल लॉ में कोई विशेष कठिन क्वेश्चन नहीं बनता, आसान क्वेश्चन ही बनता है। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चन नोट करिए, फाइंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस due to gravitational field of earth। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ and moon surface is 60 RE। RE अर्थ का रेडियस है, 60 RE। ये हमारा क्वेश्चन है और डिस्टेंस हमने यहां पे दे दी है। इसके डायग्राम को आइए तुमको क्लियर कर दें। ये अर्थ का सेंटर, और ये मून का सरफेस, ये डिस्टेंस
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 60 RE के बराबर दी गई है, और यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है, जिसको हमने कह दिया G1। ज़्यादा कठिन नोटेशन का इस्तेमाल ना करें भाई, G1 नाम दे दिया और मुझे G1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। मून की सरफेस पर अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमें कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला बताइए। चलिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है G_me/r², जैसा कि आपको मालूम होगा। तो G_me मालूम है ना, ये सेंटर से दूरी, ये देखिए, ये r और r की वैल्यू दी गई है 60 RE के बराबर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगभग 60 RE के बराबर बता दिया गया है। तो ये हो जाएगा 60 RE और इसका होल स्क्वायर, तो 1/3600, और उसके बाद G_me/RE का स्क्वायर। तो G_me/RE का मतलब क्या हुआ, G एट द सरफेस ऑफ अर्थ। G_me/RE स्क्वायर का मतलब बोलो क्या है, G एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये GS लिखा हुआ है, मतलब G एट द सरफेस ऑफ अर्थ अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे तो ये छोटा सा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। शिवम पाल ने आंसर दिया है 166.6। ये कैसा आंसर है? चलिए, जैसा भी ये आंसर है आप सोल्यूशन नोट करिए। जल्दी से सोल्यूशन को नोट करिए। और अब इसी में ये क्वेश्चन का ए पार्ट मान लीजिए, और इसी में क्वेश्चन का बी पार्ट नोट करिए। फाइंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस, due to gravitational field of moon itself, खुद मून की वजह से मून की सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान बताइए। चलिए, कोई बात नहीं, शिवम ने प्रयास किया, आंसर गलत हो गया उसका, कोई बात नहीं। अब उसको मेथड मालूम हो गया ना, फार्मूला हो सकता है गलत लगा दिया हो सकता है डिस्टेंस को सही से ना रख पाया हो। तो जो किसी भी प्लैनेट की वजह से या किसी भी बॉडी की वजह से कहीं पर भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाली जा सकती है, तो हमने अभी फिलहाल अर्थ की वजह से मून की सरफेस पर ग्रेविटी निकाली, अर्थ की वजह से मून की सरफेस पर ग्रेविटी, जिसको हमने G1 से डिनोट किया। और अब मून की सरफेस पर मून की ही ग्रेविटी, मून की सरफेस पर मून की ही वजह से जो ग्रेविटी होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, वो हमें फाइंड करना है। आइए, तो अब आपका पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए, मास ऑफ मून पर, है ना। और मून की वजह से मून की सरफेस पर ग्रेविटी, यानी कि इसको हमने मान लिया G2 मान लो, ठीक है ना। मून की सरफेस पर अर्थ की वजह से ग्रेविटी G1 टूवर्ड्स अर्थ होगी, और मून की ही सरफेस पर मून की वजह से जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी G2, वो मून के सेंटर की तरफ पॉइंटेड होगी। ये मास ऑफ मून कर लीजिए। पहले ये डायग्राम क्लियर करिए तब आगे बढ़ें। पहले ये डायग्राम क्लियर करिए।
ओके ओके चलिए, तो अब मून की सरफेस से, हाँ बता रहा हूं, मून की सरफेस से, मून की सरफेस पर मून की वजह से ही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको लिखना है। आपको अभी हम एक डेटा देते हैं, देखिए ये है मास ऑफ मून स्मॉल m के नीचे स्मॉल m लिखा हुआ है। एक डेटा आपको हम देते हैं, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर 6 टाइम होता है मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ये रिलेशन क्वेश्चन में लिख लो, गिवन दैट, ये फैक्ट रिलेशन है, मतलब ये सत्य रिलेशन है और ये सवाल में दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए G2 लिखने की कोशिश करें। G मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, क्योंकि मून की सरफेस की बात हो रही है इसलिए रेडियस का इस्तेमाल होगा। मून की वजह से मून की सरफेस पर बात हो रही है तो मून का ही मास इस्तेमाल होगा और मून का ही रेडियस इस्तेमाल होगा। मून की सरफेस पर जब अर्थ की वजह से निकालना था, ठीक है ना, तो अर्थ के मास का इस्तेमाल हुआ था और दूरी का इस्तेमाल हुआ था। मून की सरफेस पर मून की ही वजह से अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने की बात होगी तो मास का मून इस्तेमाल होगा और मून का ही मास इस्तेमाल किया जाएगा और मून का ही रेडियस इस्तेमाल किया जाएगा। अब जब देखिए ये कितना है, मून का मास अपॉन मून की रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 1/6 टाइम्स अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस का स्क्वायर। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वहां से निकाल के यहां पे रखा गया। मून का मास अपॉन मून के रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 टाइम अर्थ का मास और अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। तो ये 1/6 GME अपॉन RE स्क्वायर। अरे GME अपॉन RE स्क्वायर क्या होता है? ये तो अर्थ की सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, GS, यही तो होता है। आप GS को देखिए, कितना इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। अर्थ की वजह से अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी GS, अर्थ की वजह से मून की सरफेस पर ग्रेविटी G1 और मून की वजह से ही मून की सरफेस पर ग्रेविटी G2 आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया GS/6। GS का मतलब है अर्थ की वजह से अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी, जिसको आप लोग 9.8 या लगभग 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये सोल्यूशन सभी को क्लियर हो गया है? G/6 डायरेक्टली ही आपको मालूम रहता है, वो मुझे पता है कि आपको G/6 डायरेक्टली मालूम रहता है, लेकिन उसको कैसे निकाला गया ये तो आपको पता करना पड़ेगा ना, ये तो आपको पता रखना होगा। इसलिए मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। अमर चौधरी, शिवम पाल, G/6, मनु G/6, G' इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक है, G2 इज इक्वल टू G/6। ओके ठीक है, क्लियर है। तो हर सिंह भी कह रहे हैं कि क्लियर है, तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। और चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका PDF आप लोगों को रिपीट कर दी। अच्छा देखिए भाई, अगर रिपीट करेंगे तो एकदम आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अलग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम को थोड़ा और बड़ा बनाएंगे। पहले आप नोट कर लीजिए, हम अब इसको अभी रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। अरुण पाल, समीक्षा पटेल, क्लियर है? ओके। बुकलेट नहीं मिलेगा? बुकलेट मिलेगा, आप कितने बार बताएं, बुकलेट मिलेगा भाई। आज PDF डाल दिया गया है, PDF बिल्कुल तैयार है, उसको डाल दिया गया है, बुकलेट प्रिंट हो रही है, शाम तक प्रिंट होके आ जानी चाहिए। आइए इस डायग्राम को हम थोड़ा सा बड़ा बनाएं और आपको एक बात बताएं कि ये देखिए, ये आपका, ये देखिए ये अर्थ, इसका मास ME, और चलिए सामने यहाँ बना देते हैं, वहाँ बनाने से दिक्कत हो रही है, यहाँ बना देते हैं। ये देखिए, ये अर्थ के सामने मून और ये है मास ऑफ मून, ठीक है ना। ओके, अर्थ के सेंटर से
ये है मून का सरफेस, ठीक है ना। और मैंने बताया कि ये दूरी यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई गई है वो 60 RE के बराबर होती है। ये भी फैक्ट एक रिजल्ट है, ये फेक रिजल्ट नहीं है, ये फैक्ट रिजल्ट है। इसका मेजरमेंट किया गया है और ये लगभग अर्थ की रेडियस का 60 गुना यहां पर दिखाया गया। और मुझे क्या क्या फाइंड करना है, मुझे मून की सरफेस पर अर्थ की वजह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मुझे मून की सरफेस पर खुद मून की वजह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये देखिए जिसको मैंने G2 नाम दिया, जिसको हमने नाम दिया G2, ठीक है ना। जबकि अर्थ की वजह से अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी। इस डायग्राम को देखिए, ये कितना प्योर डायग्राम है और आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है। जरा अपने मन में जरा बताइए कि क्या क्या है ये अर्थ की वजह से अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी, जिसको हम लोग GS कहते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। ये मून की सरफेस पर अर्थ की वजह से ग्रेविटी। अच्छा, ये कैसे मालूम पड़ा कि ये मून की सरफेस पर अर्थ की वजह से ग्रेविटी है? अरे भैया, क्योंकि ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड द अर्थ है, तो अर्थ की वजह से ही होगी। और ये मून की सरफेस पर मून की वजह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कैसे कंफर्म हुआ कि ये मून की सरफेस पर मून की वजह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है? अरे भैया, जब मून की सरफेस पर है तो मून की सरफेस पर ही है ना, और टुवर्ड द मून है, और टुवर्ड द मून है इसका मतलब है मून की वजह से है। ये सब क्लियर है? सपना सिंह, मुनमुन कुशवाहा, क्लियर है? ये मतलब ये डायग्राम आप लोगों को सब क्लियर है, ठीक है। आइए यहां पर दो डिटेल आपको दिए गए। ME अपॉन RE स्क्वायर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू होता है 6 टाइम्स मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ये डेटा आपको गिवन था और साथ ही साथ R की वैल्यू आपको गिवन थी 60 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर। ये दो डेटा आपको दिए गए हैं और हमें फाइंड करना है G1 और G2। चलिए, तो जैसा कि आपने कहा कि रिपीट कर दीजिए, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन इस बार जरा ध्यान से देखिएगा भाई। तो G1 मून की सरफेस पर अर्थ की वजह से, तो मास लिया जाएगा अर्थ का और दूरी ली जाएगी, अर्थ के सेंटर से दूरी ली जाएगी G1 निकालने के लिए। G1 निकालने के लिए मास लिया जाएगा अर्थ का और अर्थ के सेंटर से इस पॉइंट की दूरी स्मॉल r का स्क्वायर हमने यहाँ पर किया, तो ये हो गया GME अपॉन 60 RE का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि G1 अपॉन 3600 है ना, और फिर GME अपॉन RE का स्क्वायर। तो ये GME अपॉन RE स्क्वायर क्या होता है, आप बताइए क्या होता है? GME अपॉन RE स्क्वायर होता है अर्थ की सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की सरफेस पर अर्थ की वजह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका मान होता है 9.8। तो ये आपको क्लियर हो गया। आइए अब G2 निकालें। G2 निकालना ही तो मुख्य था, G1 निकालना तो आसान था, ये G1 निकालना तो आसान था, मेन तो है G2 निकालना, क्योंकि मून की सरफेस पर मून की ही ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसी में आप लोग गलती कर सकते हैं। अब क्योंकि मून की सरफेस पर मून की वजह से लेना है, इसलिए मास किसका होगा? मून का, और रेडियस किसका लिया जाएगा? मून का। अच्छा, मून का रेडियस क्यों लिया जाएगा? क्योंकि हमें सेंटर से दूरी लेनी होती है, सेंटर से दूरी लेनी होती है। तो मून के सेंटर से मून के सरफेस की दूरी यानी कि रेडियस ऑफ द मून, ये जो आपके सामने है, उसको लिया जाएगा। अब आप यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंचने के बाद मामला फंस गया, लेकिन तब आपने देखा कि आपको ये डिटेल दिया गया था। जब आपको वो डिटेल मालूम था तो आपको उसको लेकर आगे बढ़ना है, आगे काम को करना है। तो मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के रेशियो का 1/6, ठीक है ना। जब आपने ये काम किया तो आपने पाया कि 1/6 GME अपॉन RE स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है G एट द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू अर्थ इटसेल्फ। दिस इज G एट द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू अर्थ इटसेल्फ, ठीक है ना। तो GS/6 आ गया, इसको मैंने रिपीट कर दिया है, अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
ऐसे ही ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस आपको बीच बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन दे के कराते रहेंगे। और अब आ जाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बुकलेट आज शाम तक आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं उनको देख लीजिए कि एक व्हाट एग्जिस्ट इनसाइड अ मेटल बॉडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर जिसमें कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में आपको गहराई के साथ जानकारी दी जाएगी विद एग्जांपल्स विद क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो पहला इसका जो टॉपिक रहेगा वो कूलम्स लॉ, उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इतने आगे तक की बात करने के बजाय बेहतर है कि हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करें। सम बेसिक पॉइंट्स, व्हाट एग्जिस्ट इनसाइड अ मेटल बॉडी, एक मेटल बॉडी के अंदर क्या चीज एग्जिस्ट करती है, क्या होता है। तो देखिए एक मेटल बॉडी के अंदर यहां पर समझाते जाएंगे। एक मेटल बॉडी के अंदर नहीं, पीडीएफ से नहीं पढ़ाएंगे, हर चीज़ बनाएंगे, यहाँ बना के समझाएंगे, बताएंगे। बस ये है, बता दिया है कि पीडीएफ देखिए पड़ा हुआ है। जैसे मैंने अभी पीडीएफ खोला, आप लोग ऐप से पीडीएफ को तुरंत इसी वक्त खोल लीजिए, या नहीं ठीक है रहिए मत खोलिए। बुकलेट जब शाम तक या कल मॉर्निंग तक जरूर मिल जाएगी, तो उससे पढ़ लीजिएगा। अभी यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। एक मेटल बॉडी के अंदर देखिए क्या होगा। एक तो होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना, आपस में बंधे रहते हैं न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से। उसके अलावा ऑर्बिट में घूमते हुए बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन बाउंडेड हैं, ये न्यूक्लियस के बंधन से बंधे हुए हैं। और उसके अलावा ये देखिए कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो एटम को छोड़कर बाहर आ गए हैं और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी लेवल में घूमने को तैयार है, इन्हें कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। वो सब बैंड थ्योरी की बातें मत सुनिए अभी, ठीक है ना। अभी ये कहिए कि एक मेटल के अंदर क्या क्या है। एक मेटल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट में घूमते हुए बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने एटम को छोड़ दिया है। हाँ, ये एटम बना हुआ है, एटम को छोड़ दिया है, एक एटम दिखाया गया है, और इस एटम को कुछ इलेक्ट्रॉनों ने छोड़ दिया है और बन गए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब हम बैटरी लगाएंगे, हाँ जब हम एनर्जी देंगे, बैटरी लगाएंगे, तो तुरंत ये फ्री इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे, और इन तारों में करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये मेटल के अंदर का सिर्फ एक जरा सा पार्ट शो किया गया है, और ऐसे लाखों एटम मेटल के अंदर हैं, और लाखों न्यूक्लियस हैं, लाखों इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और लाखों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्शन करने के लिए, करंट फ्लो कराने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और जब हम बैटरी लगाएंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलने लगेंगे, और इस मेटल में करंट फ्लो होने लगेगा। कब? जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर बैटरी। ये देखिए बैटरी अप्लाई कर दी, यहाँ पर एक बल्ब भी लगा दिया, ये पता करने के लिए कि करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा। तो जैसे ही हमने एक अच्छी बैटरी लगाई तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगाया अपने अपोजिट, और ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करने लगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते ही यहाँ पर करंट फ्लो होने लगा इन तारों में, और ये बल्ब ग्लो करने लगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि एक मेटल किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक मेटल बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। आप यही लाइन सुनना चाहते थे ना कि एक मेटल बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। हाँ, एटम से मिलकर बना होता है, पर हम तो उसके अंदर जाकर बात कर रहे हैं। ये एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बाउंडेड हैं, ये अंदर ही रहेंगे, और ये ऑर्बिट में घूमते हुए बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये करंट फ्लो कराने में हेल्प नहीं करते, और ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जो किसी वजह से मेटल को एटम को छोड़कर बाहर निकल गए हैं। मेटल के अंदर हैं पर एटम से बाहर निकल गए हैं, और इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की वजह से
इस तार में करंट बहेगा जब हम बैटरी लगाएंगे, तब करंट बहेगा, ये बल्ब ग्लो करने लगेगा इन इलेक्ट्रॉनों के मोशन की वजह से। इसलिए इनको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है ना। आइए अब आपसे बात करते हैं कि न्यूट्रल बॉडी क्या होती है और पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडीज क्या होती हैं। तो अगर किसी बॉडी के अंदर या किसी मेटल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होंगे, और अगर वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हों, तो उस बॉडी में कोई नेट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जितना चार्ज प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव, उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव। तो अगर किसी भी बॉडी के अंदर, बॉडी आप कैसी भी ले लीजिए, बॉडी ऐसी ही लेना कोई ज़रूरी थोड़ा ना है। ये कोई, मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है ना, ये लीजिए। अगर इस बॉडी के अंदर टोटल प्रोटॉनों की संख्या टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन शामिल हैं बताइए। टोटल नंबर ऑफ बाउंडेड भी इसी में है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दोनों इसमें शामिल हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इनका जो टोटल सम है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अगर बराबर है तो उस मेटल में कोई नेट चार्ज नहीं होगा और हम कहेंगे कि वो मेटल बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है ना। अब अगर किसी वजह से वो मेटल अपने कुछ इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का क्या मतलब है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब है कि अगर किसी वजह से बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या वही पुरानी बनी रहेगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से कम हो जाएगी और बॉडी कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज। अब किस वजह से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, जैसे हमने उस मेटल को किसी कपड़े से रगड़ा, कपड़े से रगड़ने से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, कपड़े में चले गए, तो मेटल में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और प्रोटॉन पुराने जितने थे उतने ही बने रहे, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो वो मेटल बन गया पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ना। मेटल से जा सकते हैं तो केवल इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मेटल पे आ सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। प्रोटॉन ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते ना आ सकते हैं? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड हैं, वो कहीं ना जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। तो अगर आना है तो इलेक्ट्रॉनों को, और अगर मेटल से बाहर जाना है तो इलेक्ट्रॉनों को जाना है। अब अगर किसी बॉडी में कुछ बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएं, किसी मेटल बॉडी में बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज़्यादा हो जाएगी और वो मेटेलिक बॉडी अब नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बोली जाएगी। तो अगर किसी मेटल में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है तो उस पर नेट चार्ज 0 होगा और हम कहेंगे कि वो मेटेलिक बॉडी न्यूट्रल बॉडी है। अगर किसी मेटेलिक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन किसी वजह से बाहर निकल जाएं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या थोड़ी सी कम रह जाएगी प्रोटॉनों से, और हम कहेंगे कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और अगर किसी मेटल में कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाएं, किसी वजह से इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी और हम कहेंगे कि बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज, मेटल बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल होने की एक जानकारी आपको यहाँ पर दी गई। अब आप ये समझिए कि सेम टाइप का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, ये सभी को मालूम है। ये दोनों बॉडीज पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी और इस फोर्स का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना। और अगर दोनों बॉडीज में अपोजिट चार्ज है, मतलब एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना, तो अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम भी क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना।
चार्ज की वजह से जो रिपल्शन या अट्रैक्शन लगता है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मास की वजह से जो अट्रैक्शन या रिपल्शन लगता है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दो बॉडीज अपने मास की वजह से एक दूसरे पर जो फोर्स लगाती हैं उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और दो बॉडीज अपने चार्ज की वजह से एक दूसरे पर जो फोर्स लगाती हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर दोनों बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, अगर दोनों बॉडी निगेटिवली चार्ज हैं तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और अगर एक बॉडी पॉजिटिवली और एक बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो ये तो बहुत पहले मालूम हो गया था कि सेम पोलैरिटी की बॉडी सेम, यानी कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दोनों नेगेटिव होती तो भी एक दूसरे को रिपेल करती, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती। ये बात तो बहुत पहले लोगों को मालूम हो गई थी, लेकिन इस फोर्स की वैल्यू कोई नहीं निकाल पा रहा था। तो कूलम्ब ने प्रयोग कर करके इस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया। कूलम्ब के एक्सपेरिमेंट्स को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म से रिप्रेजेंट करें, सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो वो ये है कि जब उन्होंने दो चार्जेस एक दूसरे से r दूरी पर रखे, दो चार्जेस एक दूसरे से r दूरी पर उन लोगों ने रखे और फोर्स को देखा, तो वो फोर्स F था। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। जब उन्होंने चार्जेस की वैल्यू को डबल किया, तो उन्होंने पाया, नहीं दूरी नहीं बदली, अभी वो चार्ज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने पाया कि फोर्स 4 गुना हो गया। जब उन्होंने चार्जेस की वैल्यू को ट्रिपल किया, ये कूलम्ब के एक्सपेरिमेंट का सिंबॉलिक एक्सप्लेनेशन है, सिंबॉलिक तरीके से बस इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो उन्होंने पाया कि फोर्स जो था वो 9F हो गया, यानी कि जब वो चार्ज को डबल कर रहे थे तो फोर्स 4 टाइम्स हो जा रहा था, और जब वो चार्ज की वैल्यू को ट्रिपल कर रहे थे, देखिए वो डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी वो सिर्फ चार्जेस को डबल ट्रिपल कर रहे हैं, तो उन्होंने पाया कि ये क्लास के बाद देख लेंगे, है ना, और फिर इसको प्रिंट कर देंगे, यही देना है बच्चों को। तो उन्होंने जब चार्जेस की वैल्यू को ट्रिपल किया तो उन्होंने पाया कि फोर्स 9 टाइम्स हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो फोर्स है वो केवल Q1 पर नहीं और केवल Q2 पर नहीं, बल्कि Q1 और Q2 के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। एक तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। उनके प्रयोग का जो दूसरा पार्ट था वो भी यहाँ पर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि उन्होंने जब डिस्टेंस को R रखा तो फोर्स F था। जब उन्होंने डिस्टेंस को डबल कर दिया, ये देखिए डिस्टेंस को डबल कर दिया, 2R कर दिया, इस बार वो चार्ज नहीं बदल रहे हैं, इस बार वो डिस्टेंस बदल रहे हैं, तो उन्होंने पाया कि फोर्स 1/4 टाइम्स हो गया। पहले अगर F था तो अब वो 4 गुना कम हो गया। जब उन्होंने डिस्टेंस को ट्रिपल किया, 3R कर दिया, चार्ज बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं, इस बार केवल डिस्टेंस बदल रहे हैं, तो उन्होंने पाया कि फोर्स F/9 हो गया। ये देखिए फोर्स F/9। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड कर लिया कि जो फोर्स है वो R के नहीं बल्कि R² के इन्वर्सली है। फोर्स Q1 Q2 के डायरेक्टली है और फोर्स R² के इन्वर्सली है। जब उन्होंने डिस्टेंस को R रखा तो फोर्स F था, जब उन्होंने डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स 1/4 टाइम्स हो गया, ट्रिपल किया तो 1/9 टाइम्स हो गया। इससे पता लग गया कि F जो था वो R नहीं बल्कि R² के इन्वर्सली था, और इन्हीं दोनों को उन्होंने कंबाइन कर दिया तो ये एक रूल बन के आया Q1 Q2 बाई R², और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट अप्लाई किया गया जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस स्मॉल k इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ तक कुछ ज़्यादा समझने को नहीं है इस चैप्टर में। कूलम्ब्स लॉ को बताने के बाद, है ना, जब क्वेश्चंस आएंगे तब वहाँ पे बहुत कुछ समझने को है। ये वो बेसिक बातें हैं जो आप सबको लगभग सब अच्छी तरह से पता है। इन चीज़ों को भी देख लीजिए। ये कूलम्ब्स लॉ के सिंबॉलिक नोटेशंस हैं।
दूरी नहीं बदली गई और चार्जेस को डबल किया गया तो फोर्स 4 टाइम्स हो गया, ट्रिपल किया गया तो 9 टाइम्स हो गया। ये रूल बन के आया। अब चार्ज नहीं बदले गए बल्कि डिस्टेंस को ऑल्टर कर करके देखा। सिंबॉलिक डायग्राम है, सिंबॉलिक एक्सप्लेनेशन है, ये मैं कह रहा हूँ। दूरी r है तो फोर्स F है, दूरी 2r है तो फोर्स F/4 हो गया, दूरी 3r है तो फोर्स F/9 हो गया। तो ऐसा करने से, ये रिजल्ट देखने से ये पता लगता है कि जो फोर्स है वो r नहीं बल्कि r² के इन्वर्सली है, और इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये बन गया, और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लगा दिया गया और ये कूलम्ब लॉ बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इन SI सिस्टम, SI में k को कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू सभी को मालूम है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये यूनिट कहाँ से आ गई? F = K Q1 Q2 बाई r² है ना। तो K की यूनिट क्या होगी? K की यूनिट होगी FR²/Q1 Q2। FR²/Q1 Q2 का मतलब बता दीजिए। ये हो गया, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये देखिए क्या नीचे क्या लिखा है? कूलम्ब का स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये K की यूनिट इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। तो ये K की SI यूनिट में K का नोटेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, जिसको आप लोग 10⁻⁻7 c² भी कह सकते हैं, और यूनिट वही रहेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पर c क्या है? यहाँ पर c स्पीड ऑफ लाइट है। यानी K की दो वैल्यू तैयार करिए, एक 9 × 10⁻9 न्यूमेरिकल लगाने के लिए, और एक वैल्यू तैयार करिए 10⁻⁻7 c²। ये कॉन्सेप्चुअल कोई प्रॉब्लम आपका आ सकता है। चलिए, इन CGS यूनिट में आप K को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसकी वैल्यू को आप लिखेंगे 1, और यूनिट होगा न्यूटन की जगह पर डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर स्टेट कूलम्ब स्क्वायर, स्टेट कूलम्ब स्क्वायर। तो बातों बातों में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो चार्ज की SI यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है, और जो चार्ज की CGS यूनिट होती है वो स्टेट कूलम्ब होती है। कूलम्ब और स्टेट कूलम्ब में रिलेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है ना। तो K की जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है SI सिस्टम में, उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ रखनी है, और अगर कभी हम लोग CGS में काम करेंगे तो K की जगह पर हम लोग 1 रखेंगे। ठीक है ना। और तब कूलम्ब्स लॉ के अगर दो रूप देखे जाएं तो SI यूनिट में कूलम्ब्स लॉ लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², ये SI में। ठीक है ना। और CGS में लिखा जाएगा सिर्फ Q1 Q2 बाई r²। ठीक है ना। आपको ये सवाल जब मिलेगा तो आपको लगेगा जैसे कि अरे ये तो शायद कुछ गलत लिखा हुआ है। SI यूनिट में कूलम्ब्स लॉ इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है, और CGS यूनिट में कूलम्ब्स लॉ इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि SI में इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, जबकि CGS में इसी की वैल्यू 1 होती है, इसलिए कूलम्ब्स लॉ इस रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए कि दो चार्जेस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, और कूलम्ब्स लॉ हमने अप्लाई किया, तो ये था कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। लेकिन इस फॉर्मूले से सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकल पाती है। इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन का पता नहीं चलता, केवल वैल्यू निकल पाती है, पर यह नहीं पता चलता कि वो फोर्स x एक्सिस से कितने एंगल पर होगा, y एक्सिस से कितने एंगल पर होगा, और z एक्सिस से कितने एंगल पर होगा। तो अगर आपको फोर्स के मान के साथ साथ फोर्स की डायरेक्शन भी पता करनी है
तो आपको कूलम्ब्स लॉ का वेक्टोरियल फॉर्म पता होना चाहिए, यानी कि कोलम्बियन फोर्स वेक्टोरियल फॉर्म में आपको निकालना चाहिए, तब आपको फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों का पता चलेगा। तो आइए इस फोर्स को हम लोग वेक्टोरियल फॉर्म में फाइंड करें। ये एक चार्ज Q1 है, चार्ज दूसरा वाला Q2 है। Q1 और Q2 की वैल्यूज यहाँ पे आपको हम दे रहे हैं। Q1 9 माइक्रोकूलम और Q2 3 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। और Q1 की जो लोकेशन है, Q1 की जो लोकेशन है वो 235 है, 235। और Q2 की जो लोकेशन है 423, 423 ये Q2 की लोकेशन है, ठीक है ना। लोकेशन मतलब कोऑर्डिनेट, ठीक है। आइए Q1 और Q2 दोनों को पॉजिटिव दिखाया गया है, यानी कि Q1 Q2 को रिपेल करेगा और Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 पर लगने वाले फोर्स को हमने F1 कह दिया और Q2 पर लगने वाले फोर्स को हमने F2 कह दिया, है ना। फोर्स ऑन Q1 इज F1, फोर्स ऑन Q2 इन F2। बड़े ही आसान नोटेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, हम लोग टफ नोटेशंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीज़ों को समझना है ठीक से, आसान नोटेशन लेकर आसानी से समझा जा सकता है। तो मान लीजिए कि हमको F1 फाइंड करना है, F1 वेक्टर फाइंड करना है। तो अगर हमें F1 फाइंड करना है तो Q2 से Q1 की तरफ जो एरो बनेगा, ठीक है ना, यानी कि Q1 पर फोर्स फाइंड करना है तो Q1 की तरफ जो एरो बनेगा दैट विल बी द R वेक्टर, ठीक है ना। तो सबसे पहले R वेक्टर निकालना है। पहले तो ये देख लीजिए R वेक्टर आपको कैसे तय करना है, कैसे पता करना है। Q1 पर फोर्स निकालना है तो Q2 से Q1 की तरफ जो वेक्टर बनेगा वही R होगा। अगर Q2 पर फोर्स निकालना होता, मतलब अगर F2 निकालना होता, तो Q2 पर अगर फोर्स निकालना होता तो इस तरफ Q2 की तरफ जो एरो बनता दैट विल बी R वेक्टर। लेकिन हमें क्योंकि Q1 पर फोर्स निकालना है इसलिए Q1 की तरफ जो एरो बनेगा दैट विल बी R। तो पहले तो R को समझ लीजिए, उसके बाद R को कैलकुलेट कैसे करेंगे। R का ये हेड है, हेड कोऑर्डिनेट, और ये टेल कोऑर्डिनेट। तो हेड माइनस टेल कोऑर्डिनेट किया जाता है, मालूम है ना। तो 2 माइनस 4 आई कैप प्लस 3 माइनस 2 जे कैप और प्लस 5 माइनस 3 के कैप, 5 माइनस 3 के कैप, ठीक है ना। हेड माइनस टेल, देखिए 2 माइनस 4 आई कैप प्लस 3 माइनस 2 जे कैप प्लस 5 माइनस 3 के कैप। तो ये आ गया माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। आर वेक्टर के बाद उसका मॉड निकाल लीजिए। मॉड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये बन गया अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4, 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का मतलब हो गया 3, ठीक है ना। तो ये आर की, ये आर वेक्टर आ गया और ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया। और अब आप लोग वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करिए। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है वो देखिए यहाँ बताया जा रहा है। F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और साथ में R यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। R यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया R वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। तो उसको रिप्लेस कर दो जल्दी से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब बन जाएगा और ये बन जाएगा R वेक्टर। और अब यहीं पर आप सारी वैल्यूज रख दीजिए। जब भी वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करिए तो पुट Q1 Q2 विद साइन, विदाउट साइन मत रखिए। Q1 Q2 को विद साइन रखिए। दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव रखिए, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों को नेगेटिव रखिए। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो जैसा है वैसा रखिए, पुट Q1 Q2 विद साइन। तो ये हो गया 9 इंटू 10 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखिए 9 × 10⁹। देन Q1 की वैल्यू 9 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट किया, Q2 3 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट किया, ठीक है।
ओके, और उसके बाद आर जो कि -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और अपॉन में आर क्यूब यानी कि 3 × 3 × 3। नीचे आर का मैग्नीट्यूड है, ये देखो ये निकला हुआ है आर का मैग्नीट्यूड, 3 का क्यूब यानी कि 3 × 3 × 3, और ये आर वेक्टर देखो वहां पर आगे लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको हटा दे थोड़ा सा, ये आर वेक्टर और ये आर का मान ये निकल चुका है, इसको रख भी दिया हम लोगों ने। तो ये देखिए 9 और ये इंटू 3 ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 9 × 10⁻³ एंड माइनस का 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। इसे कहते हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, है ना। इससे कूलम्ब्स लॉ की वैल्यू भी पता चलती है, कूलम्ब फोर्स की वैल्यू भी पता चलती है, और कूलम्ब फोर्स की डायरेक्शन का भी पता चलता है। अगर अब आपको F2, अच्छा ठीक है, आपको यहाँ से मॉड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मॉड निकालना है तो 9 × 10⁻³ वैसे ही रहेगा, और √-2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि ये हो गया 9 × 10⁻³ √9 यानी कि 3, तो 9 × 10⁻³ × 3 यानी कि 27 × 10⁻³ न्यूटन। ये देखिए मॉड आ गया। एक बात बताओ यार, अगर तुम्हें मॉड ही निकालना था तो तुमने इतना नाटक क्यों किया, है ना। तो ये जो वेक्टर फॉर्म निकाला जाता है वो बेसिकली इसलिए निकाला जाता है कि मुझे मॉड नहीं निकालना है, मुझे डायरेक्शन निकालना है, ठीक है ना। हालांकि इसके अंदर मॉड भी छिपा हुआ है, देखिए मैंने निकाल के बता दिया, इसके अंदर मॉड भी छिपा हुआ है और डायरेक्शन भी छिपा हुआ है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे सिर्फ मॉड निकालना है तो मुझे इतना सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे को जब मॉड निकालना है तो उसके लिए तो हम फॉर्मूला जानते ही है ना, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। r का मान कितना आया था? r का मान आया था 3 मीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया 9 × 10⁹, और ये 9 Q1 9 × 10⁻⁻6 और Q2 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 3 × 3, क्योंकि r² है तो 3 × 3, तो ये 3 × 3 मतलब कि ये हो गया 9, तो ये ऑटोमेटिकली बन गया 27 × 10⁻³ न्यूटन। बताइए, तो मॉड तो ऐसे ही डायरेक्टली आ जाता है, उसके लिए वेक्टर फॉर्म निकालने की आवश्यकता थोड़ा ना है। तो कहने का मतलब ये है कि कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हम लोग बेसिकली तब निकालते हैं जब हमको फोर्स की डायरेक्शन का पता करना होता है। फोर्स की डायरेक्शन का मतलब है वो फोर्स x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, वो फोर्स y एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, और वो फोर्स z एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। ये सब पता करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ये 10⁹ है और ये 10⁻⁻12 है। आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ये 10⁹ है और ये 10⁻⁻12 है। -12 और ये +9 तो -3 आएगा पावर में, 9 × 10⁻³ थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, अब आप कहेंगे कि डायरेक्शन हमें वेक्टर फॉर्म मालूम हो गया, तो हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है, अभी बताते हैं डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आइए पहले तो ये हटा दें, ये फालतू को काम किया हम लोगों ने, क्योंकि अगर हमें यही काम करना था तो हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। आइए डायरेक्शन निकालते हैं। मान लीजिए कि ये फोर्स जो है वो x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, z एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। तो cos अल्फा कैसे निकलता है? cos अल्फा बराबर x अपॉन √x² प्लस y² प्लस z²। तो x का मतलब i के बगल वाला यानी कि -2 अपॉन √,
अंडर रूट -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया -2 अपॉन अंडर रूट 9 यानी कि -2/3 -2/3 यानी कि अल्फा विल बी ग्रेटर देन 90। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये प्लस x एक्सिस है और ये प्लस y एक्सिस है और ये जो बना होता है ये प्लस z एक्सिस है। तो जो F1 फोर्स है वो आपको साफ दिख रहा होगा x एक्सिस से मोर देन 90 का एंगल बना रहा है। बस आपको आंसर देना है अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -2/3। आइए अब आप लोग बताइए बीटा कैसे निकालेंगे। ये फोर्स x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा निकाल लिया। ये फोर्स y एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, बीटा भी निकालिए। और ये फोर्स z एक्सिस से गामा एंगल बनाएगा तो गामा भी निकालेंगे। तो कॉस बीटा कैसे निकालेंगे, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो y कितना है, देखिए y कितना है, 1 है, 1/3 आ जाएगा। तो बीटा बराबर लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/3। जब आप 1/3 नहीं जानते कितने डिग्री होगा तो इन्वर्स करके आपको लिख देना चाहिए। आइए इसी प्रकार से कॉस गामा फाइंड करें। कॉस गामा इज इक्वल टू z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो z कितना है, ध्यान से देखो भाई, इस फोर्स के वेक्टर फॉर्म में, ये देखो फोर्स के वेक्टर फॉर्म में z कितना है, 2 है। तो 2/3, तो गामा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 2/3। अल्फा नेगेटिव है यानी कि कॉस अल्फा नेगेटिव है यानी कि अल्फा मोर देन 90 होगा। उसके बाद कॉस बीटा पॉजिटिव है मतलब बीटा लेस देन 90 होगा। और कॉस गामा भी पॉजिटिव है यानी गामा भी लेस देन 90 होगा। अब मुझे बताइए एंगल निकालने की बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है। ठीक है अमर चौधरी, आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई, आपका आंसर भी आपका बिल्कुल सही है। समीक्षा पटेल, सभी को ये बातें क्लियर हो गई हैं। कहने का मतलब है कि कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हम तब निकालते हैं जब बेसिकली हमें फोर्स का एक्स एक्सिस से एंगल, वो फोर्स वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है और वो फोर्स जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। जब हमें ऐसी बातों को निकालना होता है तब हम फटाफट वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट करते हैं। आइए अब हम लोग ये सॉल्व करें कि Q2 पर कितना फोर्स लगेगा, Q2 पर कितना फोर्स लगेगा यानी कि F2 फाइंड करें। तो F2 को फाइंड करने के लिए हमें पूरा मेथड लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो Q2 होगा वो F1 का अपोजिट होगा, इक्वल बट अपोजिट, यानी F2 इज इक्वल टू -F1, ठीक है ना। तो जब F1 के आंसर में माइनस साइन लगा देंगे तो माइनस यहाँ पे अंदर चला जाएगा और अंदर चले जाने की वजह से जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। तो 9 × 10⁻³ और ये होगा 2i कैप माइनस जे कैप और माइनस का 2k कैप। क्लियर है ये। तो F2 निकालने के लिए प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। आइए वेक्टर फॉर्म निकालने का तरीका आपको एक बार रिवाइज करवा दें। Q1 Q2 को देख लीजिए और ये पहले क्वेश्चन पढ़कर ये तय कर लीजिए कि आपको F1 निकालना है कि F2 निकालना है। अगर तुमको Q1 पर फोर्स निकालना है मतलब F1 निकालना है तो Q1 की तरफ जो एरो बनेगा, अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। तो Q1 की तरफ जो एरो बनेगा दैट विल बी वेक्टर R और सबसे पहले R निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा बोलो, हेड माइनस टेल आई कैप, फिर अगला हेड माइनस टेल जे कैप, फिर अगला हेड माइनस टेल के कैप। ऐसा करके हम लोग R निकालेंगे। R निकालने के बाद उसका मॉड यानी मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे जो कि कितने मीटर आया, 3 मीटर आया। और R कितना आया था, -2i कैप प्लस जे कैप और प्लस का 2k कैप। इतना क्लियर हो गया। और ये करने के बाद तुरंत अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये लिखा हुआ है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू ऊपर वेक्टर R, ठीक है ना। जब आप यूनिट वेक्टर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जब आप यूनिट वेक्टर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो नीचे R² रहेगा। ओके, जब आप यूनिट वेक्टर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो नीचे R² रहेगा और जब आप वेक्टर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो नीचे R³ रहेगा। क्योंकि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, कैप मतलब यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर R अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड।
तो इसकी जगह पर जब r अपॉन r लिख देंगे तो यहाँ पर नीचे r क्यूब हो जाएगा और ऊपर r वेक्टर हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। और अब यहाँ पर पुट ऑल Q1 Q2 विद साइन और कूलम्ब में रखिए। माइक्रो कूलम्ब में दिए थे तो 9 को भी मैंने कूलम्ब में कन्वर्ट किया और 3 को भी मैंने कूलम्ब में कन्वर्ट किया। फिर यहाँ r रखा और नीचे देखिए r का क्यूब रखा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ फटाफट सॉल्व कर लिया। ये प्रॉब्लम 15 सेकेंड से ज़्यादा की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप चेक करना चाहते हैं अपने आप को तो एक बार चेक कर लीजिए। चलिए सवाल को हम थोड़ा सा चेंज करके आपको देते हैं। ये आपके लिए समझ लीजिए होमवर्क हो गया, ये आपको करना होगा, ठीक है ना। ये चार्ज है, ये चार्ज है 9 माइक्रोकूलम और ये दूसरा चार्ज है 9 माइक्रोकूलम, दोनों 9 माइक्रोकूलम के हैं। और इनकी स्पेस में जो पोजीशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है मान लीजिए कि 2,4,1 पर, और जो इसकी पोजीशन है वो है 4,5,3। ये स्पेस में इनकी पोजीशन है, ठीक है ना। चलिए ये Q1 है और ये Q2 है और हमें Q2 पर लगने वाला फोर्स F2 फाइंड करना है, ठीक है ना। अगर हमें F2 फाइंड करना है, Q2 पर लगने वाला फोर्स F2 फाइंड करना है तो F2 की तरफ, Q2 की तरफ जो एरो होगा वही R होगा। ये पहली बात है, जो गलती होगी तो इसी बात पे होगी, उसके अलावा कोई गलती होने का चांस मेरे को महसूस नहीं होता, ठीक है ना। अगर मुझे Q2 पर फोर्स निकालना है तो Q2 की तरफ जो एरो होगा वही R2 होगा। ये बात सबको क्लियर है। तो सबसे पहले R हम लोग सॉल्व करेंगे। R इज इक्वल टू हेड माइनस टेल यानी कि 4 - 2 I कैप प्लस 5 - 4 J कैप, 4 J कैप प्लस 3 - 1 K कैप। तो ऐसा करने पर मेरे पास आ गया 2I कैप प्लस J कैप और प्लस 2K कैप, ठीक है ना। तुरंत इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, बिल्कुल देर मत करिए। 2 का स्क्वायर यानी कि 4, फिर 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और फिर 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये बाय चांस √9 आ गया, ये आ गया आपका 3 मीटर, ठीक है ना। और तुरंत बिना देर किए चलिए F2 बराबर कितना एंगल बना रहा है तो उस समय आप वेक्टर, या फिर आपसे ये कह दिया जाए कि नहीं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म ही बताइए, निकाल के बताइए 4 ऑप्शन में से कौन होगा, तब आपको वेक्टर फॉर्म निकालना, डायरेक्शन पता करनी है तो आपको वेक्टर फॉर्म निकालना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फोर्स का मान पता करना है तो ये सब करने की कतई आवश्यकता नहीं है। लेकिन तब भी आपको R और R का मॉड तो निकालना ही पड़ेगा, ये काम तो तब भी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आइए अब निकालते हैं कि ये फोर्स x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो ये देखिए ये है x एक्सिस, अरे x के पैरेलल है ना, तो x एक्सिस ये है y एक्सिस और ये कौन सा है बताइए, ये है z एक्सिस। तो इस फोर्स का x एक्सिस से बनने वाला एंगल अल्फा और y एक्सिस से बनने वाला एंगल बीटा वाला एंगल ये देखिए गामा। जल्दी बताइए कैसे निकलेगा। cos अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन r यानी कि x कितना है 2/3, तो अल्फा बराबर cos इनवर्स 2/3। x कितना है 2/3, तो अल्फा बराबर cos इनवर्स 2/3। cos बीटा इज इक्वल टू 1/3, बीटा बराबर cos इनवर्स 1/3। cos गामा इज इक्वल टू 2/3, तो गामा बराबर cos इनवर्स 2/3। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा तीनों पॉजिटिव हैं। तीनों पॉजिटिव का मतलब है अल्फा, बीटा और गामा तीनों लेस देन 90 होंगे। अब मुझे बताइए बात क्लियर हो गई है कि नहीं हो गई है। टू बाई थ्री, 1/3, 2/3, ठीक है। शिवम गुप्ता ने फाइनली आंसर दिया और ये आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं।
और उन्होंने कैलकुलेट भी कर लिया है। तो इस प्रकार से हम लोग कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म तक पहुँचे हैं। अगले चैप्टर में अगले टर्न पे शाम को इसी के आगे हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिए। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टार्टिंग हो गई है, जिसमें आपको आज बहुत कम कुछ बताया गया। जैसे आपको सिर्फ बताया गया कूलम्ब्स लॉ और उसका वेक्टोरियल फॉर्म कैसे निकलता है, और ये बताया गया कि वेक्टर फॉर्म निकालने के बाद आप उस फोर्स की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल्स पता कर सकते हैं, और किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल और वाई एक्सिस से एंगल और जेड एक्सिस से एंगल ही उसकी दिशा का प्रदर्शन करता है, उसकी दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है ना। इतने रिवाइज कर लीजिए, फिर शाम को इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। इनका